नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए सरदार सिंह पटवारी, पटवार मंडल गागुंदा, तहसील अराई, जिला अजमेर को परिवादी से 2000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट अजमेर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए सरदार सिंह पटवारी, पटवार मंडल गागुंदा, तहसील अराई, जिला अजमेर को परिवादी से 2000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि राजस्व रिकॉर्ड के नाम पर शुद्धिकरण की एवज में आरोपी सरदार सिंह पटवारी, पटवार मंडल गागुंदा, तहसील अराई, जिला अजमेर द्वारा 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस रणधीर सिंह के सुपरविजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट अजमेर इकाई के उप अधीक्षक राकेश कुमार वर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मैं टीम के ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी सरदार सिंह पटवारी, पटवार मंडल गागुंदा, तहसील अराई, जिला अजमेर की परिवादी से 2000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 1000 रुपए की रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए गए थे। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 2 शातिर बदमाशों द्वारा एक महिला के गले से चेन स्नैचिंग करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल से दवाई लेकर अपने घर जा रही थी, तभी अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। इस मामले में आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर में शातिर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। शातिर बदमाशों द्वारा चैन स्नैचिंग की वारदात को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें एक महिला आदर्श नगर स्थित अस्पताल से दवाई लेकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर करीब 2 तोले सोने की चैन तोड़ ली और तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। महिला की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 14/5/2024 को परिवादी श्रीमती उर्मिला, वाइफ ऑफ राजेंद्र, जाति ब्राह्मण, उम्र 59 साल, निवासी खनिज नगर, आदर्श नगर अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं दिनांक 13/5/2024 की शाम करीब 8 बजे पगारानी हॉस्पिटल अजमेर से दवाई लेकर अपने घर जा रही थी, तो पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए जिन्होंने मेरे गले से सोने की चेन पर झपट्टा मारकर और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, कितने की तोले की है चेन? चेन 2 तोले की है। क्या कीमत रही? करीब 1,20,000 की कीमत। क्या नाम है महिला का? कार्य थी उर्मिला, वाइफ ऑफ राजेंद्र, जाति तिवारी ब्राह्मण है और खनिज नगर में रहती है, आदर्श नगर। इस बार सीबीएसई बोर्ड में छात्रों से ज्यादा छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें सीबीएसई बोर्ड में 95% से ऊपर अंक प्राप्त करने पर प्रियांशी शर्मा ने बताया अपने सफलता का राज। आज स्वामी न्यूज द्वारा उनसे पूरी वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार खेलकूद को साथ में लेकर चलते हुए भी उन्होंने पढ़ाई में अपना मुकाम हासिल कर 95% अंक प्राप्त किए। नमस्कार, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, देखिए, लगातार जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं अजमेर के अंदर, जो ऐसे लोग हैं जो अपना एक अलग वजूद रखते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है। देखा जाए तो वो अगर कहीं भी अपने घर में मौजूद हो या किसी भी क्षेत्र में जाए तो उनकी एक सकारात्मक सोच और उनकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के कारण आसपास के लोगों का जो माहौल है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में सीबीएसई बोर्ड में उच्च अंक प्राप्त करने वाली प्रियांशी शर्मा मौजूद हैं। प्रियांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। दर्शकों, हम आपको बताएंगे, आज इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, आज जो समय चल रहा है, पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में देखा जाए तो लड़कों से ज्यादा जो बाजी मारी जा रही है वो लड़कियों के द्वारा। जो छात्राएं हैं वो उच्च अंक प्राप्त करके, देखा जाए तो 90% से ऊपर तक के अंक प्राप्त करके, और उनकी संख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे साथ आज प्रियांशी शर्मा मौजूद है, जो सोफिया स्कूल से उन्होंने 10वीं कक्षा के अंदर 95% से ज्यादा अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इसका राज क्या है
इतने अंक किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। एक समय जब देखा जाए तो आज के 20 से 30 साल पहले की बात अगर हम पीछे जाते हैं बैक में, तो माता पिता जो हुआ करते थे, अभिभावक, उनका ये कहना था हमारा बच्चा पास हो गया, हमें तो इसी बात की खुशी है, और घर में मिठाई वगैरह मंगा करके बांट दी जाती थी। लेकिन आज जो कंपटीशन का जमाना है, और इस कंपटीशन के अंदर देखा जाए प्रतियोगिता को देखते हुए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में भी जो अव्वल क्षेत्र में जो छात्राएं जा रही हैं, उनके द्वारा मेहनत करके इतने उच्च अंक तक प्राप्त करना और यहां तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। तो प्रियांशी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप किस स्कूल से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, और परिवार के बारे में आप हमें बताइए। तो मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और मैं सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई और मैं हैं। और मैं केसरगंज से रहती हूँ। और जी, फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर बिजनेसमैन है मेडिकल के अंदर। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, और स्कूल में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है या द्वितीय स्थान? सेकंड। सेकंड। जी, तो दर्शकों ये देखिए, इन्होंने अपनी जो सोफिया स्कूल है उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त कर और 95% अंक प्राप्त करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत वाली बात होती है। तो प्रियांशी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस हिसाब से आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तो सबसे पहले जब मैं 10th क्लास में आई तो मुझे था कि हाँ, अब से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करना है। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कंसिस्टेंसी से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। मतलब रोज मेरे को था कि मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई मैं स्कूल में ही कर लेती थी। मतलब क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना, तो उससे आप रोज बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देते। तो उसके कारण काफ़ी अच्छे से कर लिया था फिर मैंने। तो नेक्स्ट जब आगे गए, तो आगे जब एंडिंग के अंदर आते हैं हम, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे, तो नवंबर मिड में मेरा सिलेबस पूरा फिनिश हो गया था। उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन करना। फिर उसके बाद मेन स्टार्ट होता है। उसके बाद से मैंने बिल्कुल डेडिकेशन से अच्छी तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और फिर लास्ट के 2 महीने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद एंड हो गया था। फिर काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ। और पंक्चुअलिटी आई मेरे अंदर कि कैसे करना चाहिए चीज़ों को। और काफ़ी कुछ मैंने सीखा, अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी हैबिट्स डेवलप हुई मेरे अंदर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा डेवलप होते हुए देख के। प्रियांशी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो कोई भी लोग होते हैं, कहीं हम घूमने जाना होता है तो हमें एक माइंड सेट होता है हमारा, कोई हमें सफलता हासिल करनी होती है, उसके लिए माइंड सेट होता है। आपने अपने किस परसेंटेज के लिए अपना माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे इतने तो लेके आने ही? जब मैं 10th क्लास में पहुंची तो मुझे था कि हाँ, 95% के ऊपर तो लेके आने ही हैं। और 90% सबसे बेयर मिनिमम था कि इसके ऊपर तो लेके आने ही हैं। और फिर 95 आ गए तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसके ऊपर। हाँ, ठीक है कि 95 के और ज़्यादा ऊपर नहीं गए, बट हाँ, बहुत अच्छा लगा कि 95.40% आए। तो मेहनत अच्छी की तो आ गए। जी, रिजल्ट जब आउट हुआ और आपकी सोची हुई चीज एकदम से क्लियर हुई, आप सामने आ गई कि आपने 95 सोचा था और 95% से ऊपर आपके आ गए, तो आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी खुशी हुई। पहले तो मैंने भगवान जी को थैंक यू किया, मेरे पेरेंट्स को मैंने थैंक्स किया। मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स की वजह से। मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया पढ़ाई करने का और काफ़ी सपोर्ट किया। हर एक चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे, तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी थैंक्स करना चाहूँगी। तो अ, आपने जो 95%, देखिए 95% यानी 100 के नजदीक ही होता है बिल्कुल ही, और इतने उच्च अंक के स्तर पर आने पर क्या आपका परिवार का माहौल रहा, आपके जो रिलेटिव हैं उनका, और स्कूल की तरफ से, और इसका क्रेडिट भी किसको किसे देना चाहेंगे? 2-3 सवाल एक साथ ही कर दिए मैंने आपसे। जी। तो पहले तो मेरे फैमिली वाले काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि काफ़ी गर्व है मुझे कि मेरी बच्ची इतना अच्छा कर रही है। और पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी प्राउड फील किया कि भाई बच्चे ने इतना अच्छा किया है। तो और टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। टीचर्स ने काफ़ी कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करना है,
तो उस हिसाब से हम चले। फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर डेवलप की उसकी वजह से, कि टीचर्स ने जो बताया था उसी ट्रैक पे चले और फिर काफ़ी कुछ अच्छा करा। कुल कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप टोटल, अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में अलग या दिन में, या बिल्कुल एक टाइम शेड्यूल हुआ करता था? क्योंकि देखा जाता है तो रात में बच्चे जाग जाग के पढ़ाई करते हैं, सोते नहीं है बिल्कुल, और फिर वो उनके ऊपर नींद हावी रहती है, करीब देखा जाए तो सुबह 5-6 बजे तक पढ़ते हैं। आपका क्या शेड्यूल था कि कंटिन्यूस करना है या उसमें कोई गैप देके पढ़ाई करनी है? नहीं, मैं तो मतलब सुबह जैसे उठे फिर स्कूल जाते थे। स्कूल में मेरी मैक्सिमम पढ़ाई होती थी। स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाया जाता था बिल्कुल कंसंट्रेशन से मैं वहीं कर लेती थी सब कुछ। फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, फिर उठ के फिर थोड़ा अराउंड 3 आवर्स की पढ़ाई करती थी मैं टोटल, 3 आवर्स की स्कूल से आने के बाद। फिर उसके बाद थोड़ा गैप लिया, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बात वगैरह की और फिर खाना वगैरह खाया। फिर रात को थोड़ा जर्नलिंग करती थी मैं। फिर थोड़ी सी और पढ़ाई की रात को, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन की। शहर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर के पट्टी कटला गणेश चौक में स्थित एक चाय की केबिन में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने केबिन का ताला तोड़कर सामान सहित गले में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। इस पर दुकानदारों ने अज्ञात चोर के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। शहर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारों और आमजन को हमेशा चोरी का भय बना रहता है। अजमेर के पट्टी कटला गणेश चौक में स्थित एक चाय की केबिन में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने केबिन का ताला तोड़कर सामान सहित गले में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। दुकानदार मनोहर सिंह ने बताया कि पास में ही शराब का ठेका होने के कारण रात भर असामाजिक तत्व क्षेत्र में बैठे रहते हैं, जिनके कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और क्षेत्र में चोरी की वारदात भी लगातार बढ़ रही है। गणेश चौक में मेरी चाय की केबिन है साहब। अज्ञात लोगों ने रात को आके इसमें ताले तोड़े। बगल के अंदर गंज के अंदर शराब का ठेका है, वहाँ शराबी नशेड़ी रोज बैठे रहते हैं। आए दिन इसी तरह की वारदात होती रहती है। कल मेरी दुकान के भी ताले तोड़ के बहुत सारा माल निकाल दिया गया। सिलेंडर वगैरह, गुटके वगैरह, कुछ नकदी पड़ी थी वो, और काफ़ी हद तक माल निकाल के ताले तोड़ के निकाल के ले गए। लगभग कितने का नुकसान मान? लगभग कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था जी। सिलेंडर वगैरह माल वगैरह समझ में पड़ा था। एक माल का कट्टा पड़ा था जिसमें बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू भरी हुई थी, वो सिलेंडर का, और माल का गुटखा तम्बाकू का। कैश का कोई आइडिया नहीं है साहब, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का कैश था गले में जी। पूरे दिन भर का गला था, वो सब गले का माल उसी में छोड़ गए बेचा। शिकायत दर्ज कराने अब जाऊँगा साहब मैं। बेंच थाना लगता है साहब मेरे पड़ोस में, यहाँ से ज़्यादा। राजस्व मंडल में खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर आज राजस्व बार एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण काश्तकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व मंडल में खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर आज राजस्व बार एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व मंडल में लंबे समय से पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण अधिवक्ता और काश्तकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कोटा के दोनों पद और इस कोटे के अंतर्गत 5 में से 4 पद खाली हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार से इन सभी पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। राजस्थान के राजस्व न्यायालय और सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल जो है, उसमें राजस्थान राजस्व बार संघ की लंबे समय से मांग है कि जो न्यायिक कोटा है, न्यायिक अधिकारी RRT सीधा जज का कोटा और अधिवक्ता कोटा, उसको बढ़ाया जाए और साथ में IAS कोटा को भरा जाए, जिससे कि प्रदेश में काश्तकार को अच्छा न्याय प्राप्त हो सके। हमारे द्वारा बार बार मांग किए जाने के बावजूद वर्तमान स्थिति में हम देखें तो राजस्व मंडल में अधिवक्ता कोटा के दोनों पद खाली हैं। IAS कोटा में 5 में से 4 पद खाली है। इनको भरने के बजाय, इस न्यायिक कोटा अधिवक्ता कोटा को बढ़ाने की बजाय और उन पे सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्ति देने की बजाय राजस्थान सरकार द्वारा फिर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति बाबत आवेदन मांगे गए, जिसका हमारी बार ने घोर विरोध किया है। और उसी मामले में, उसी सिलसिले में आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को सौंपने आए थे। लेकिन विडंबना है कि जन सुनवाई के समय 12 से 1 के बीच में भी हमारे आने पे हमारे को जो है कलेक्टर महोदय मिल नहीं पाई। इस वजह से आज अब हमको ADM साहब को ज्ञापन हमने सौंपा है, जिन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुँचा दिया जाएगा। और मीडिया के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के अन्य संबंधित मंत्रीगण, माननीय हेमंत मीणा जी, माननीय जोगाराम जी पटेल जो BT मंत्री है, हेमंत मीणा जी राजस्व मंत्री है, उनसे भी ये निवेदन है कि राजस्व मंडल राजस्व मामलों की सर्वोच्च अदालत है।
जहां न्याय का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए वहाँ व्याप्त जो इतना भयंकर भ्रष्टाचार है उसको निवारण के लिए कोई जो रिफॉर्मेटिव कदम है उसको तुरंत उठाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में भी एक ज्ञापन हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय राजस्व मंत्री महोदय को, न्याय मंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को आदि उनको सबको भेजा गया था इस सारी विषमताओं को दूर करने के लिए। और उसी सिलसिले में उसके बावजूद जो है इन पदों को बढ़ाने और भर्ती करने के बजाय जो ये कदम उठाया गया है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगने का, उसके विरोध में हमारी बार द्वारा इसका विरोध करते हुए आज का 12:15 बजे के बाद का कार्य स्थगन भी रखा गया है और साथ ही विरोध स्वरूप ज्ञापन देकर के मांग की गई है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिला जज कैडर के अधिकारी हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जावे, अधिवक्ता कोटा को बढ़ाया जावे और IAS को। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने गणना स्थल पर कार्मिकों व चुनाव व गणना अभिकर्ताओं की प्रवेश व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने फोटोयुक्त अधिकृत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को गणना स्थल पर प्रवेश नहीं देने के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर के बाहर और अंदर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक भीषण गर्मी में आमजन को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालाजी मंडली जयपुर द्वारा अजमेर जिला परिषद के बाहर प्याऊ का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत करीब 1,30,000 रुपए आई। प्याऊ का निर्माण कार्य सेवानिवृत्त 11 सदस्यों द्वारा कराया गया। भीषण गर्मी में आमजन को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालाजी मंडली जयपुर द्वारा अजमेर जिला परिषद के बाहर प्याऊ का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत करीब 1,30,000 रुपए आई। मंडली के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 सेवानिवृत्त लोगों द्वारा मिलकर प्याऊ के लिए धनराशि एकत्रित की गई, जिससे प्याऊ का निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड से लेकर जिला परिषद तक एक भी प्याऊ नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अजमेर जिला परिषद के बाहर प्याऊ का निर्माण करवाया, जिससे गर्मी में राहगीरों को ठंडा पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। मंडली द्वारा जनहित में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता रहा है। हमारे श्रीमान करण सिंह जी जोधा के रिटायरमेंट होने के बाद एक बालाजी मंडली जयपुर की तरफ से प्याऊ का निर्माण किया गया, जिसके अंदर 1,30,000 का खर्चा आया। ऐसे 11 लोगों ने मिलकर ये शुभारंभ प्याऊ का किया गया। उसी दिन रिटायरमेंट वाले दिन ही मतलब सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया और लड्डुओं का वितरण भी, ये सब बालाजी मंडली द्वारा किया गया। श्रीमान करण सिंह जी की इन सेवाओं को देखते हुए ये शुभारंभ किया गया। अब इसके बाद यानी हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि जनाना अस्पताल में श्रीमान दिलीप जी हैं जो पोरवाल, उन्होंने ऐसा बताया कि वहाँ पे भी इस तरह का प्याऊ होना चाहिए। तो उसके लिए भी टैक्सी स्टैंड के हमारे वकील साहब हैं और इस्लाम जी हैं, इनको हमने ये बताया कि इसके जल्दी से सूचना होके ये भी मतलब ना बालाजी मंडली द्वारा लगाया जाएगा। आज श्रीमान हमारे मनोज जी दादी साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे, उन्होंने सारे जो टैक्सी चालक हैं उनके पूरे यूनियन को आश्वासन दिया है कि मतलब यहाँ पे उनके सुविधाओं का अभाव है। भाई सुविधा है यूनियन के लिए, मतलब वो जाने में इधर उधर उनको बड़ी कठिनाई करने में, उसके लिए आपने अपने अजमेर क्लब की तरफ से आश्वासन देकर और बहुत जल्दी इसको बनाया जाएगा। इसके बाद ये प्याऊ जो लगाया गया है इसको बालाजी मंडली द्वारा इसका मेंटेनेंस कराया जाएगा और 1 घंटा भी प्याऊ नहीं रुकेगी। रोडवेज से लेके आगरा गेट तक कोई भी एक प्याऊ नहीं है जो ठंडी प्याऊ यहाँ पे लगी है और पानी बहुत मीठा और A1 पानी है। मैं वैसे तो महावीर विकलांग सहायता समिति का भी काम देख रहा हूँ, जिसके अंदर जयपुर फुट है, कैलिपर्स हैं, व्हीलचेयर हैं, रोजगार के सारा सामान है ये। इसके अलावा और मैं संघ को आभार करता हूँ, संघ का, टैक्सी संघ का। इसके अलावा मैं मनोज दादी जी का आभार करता हूँ कि आप काफ़ी वर्षों से मेरी सेवा में जुड़े हुए हैं और आपके जो बोलने की जो कला जो है, इसके अलावा ना मार्गदर्शन जो रहा दिव्यांगों को इतना मिला कि पिछले 2 महीने पहले 80 जनों को हमने रोजगार दिया, जिसके अंदर होटल का सामान है, ढाबे का सामान है और सिलाई मशीन है। 80 लोग रोज 500 से 1000 रुपये मतलब प्रतिदिन कमा रहे हैं। ये श्रीमान मादी जी और श्रीमान करण सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा रोजगार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।